Hello everyone, welcome to GATE Academy. I am Richa Gupta with you all. और आज के सेशन में हम लोग एक और टॉपिक की बात करने वाले हैं, दैट इज़ यूनिफॉर्म फ्लो. बट उससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पढ़ रखा था टाइप्स ऑफ इक्वेशंस. ठीक है, उसमें हम लोग ने ऑलरेडी दो इक्वेशंस की बात कर चुकी थी, एनर्जी इक्वेशंस की बात की थी, कंटिन्यूटी इक्वेशंस की बात की थी. फिर मैंने आपको बताया कि एक इक्वेशन बचा हुआ है, क्योंकि कल हम लोग ने बहुत सारे इक्वेशंस वगैरह पढ़ लिए थे, तो उसको हम लोग आज डील करेंगे. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. आज हम लोग का जो एक इक्वेशन बचा है दैट इज मोमेंटम इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन विच वाज मोमेंटम इक्वेशन. अब क्या है, हम लोग ने अभी तक आपने अब तो बट ऑब्वियसली आपको पता होगा, हम लोग ने बात कर रखी थी स्टडी फ्लो, अनस्टडी फ्लो, और हर केसेस के लिए हमने देखा कि क्या डिफरेंस आ जाता है स्टडी फ्लो के कंडीशन में, क्या डिफरेंस आ जाता है अनस्टडी फ्लो के कंडीशन में. एंड इवन इन द प्रीवियस लेक्चर हमने तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की भी बात की थी. तो आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे. ठीक है, बिल्कुल हम उसके आगे की बात करेंगे, बट मैंने प्रीवियस लेक्चर्स के भी क्वेश्चंस आपसे पूछने हैं, एंड बीइंग माय गुड स्टूडेंट यू हैव टू आंसर दैट इन द कमेंट सेक्शन. तो वो मैं आपसे आखिरी में पूछ लूँगी, या बीच में से रिलेटेड कुछ बातें होंगी तो वो भी आपको मुझे आंसर करना है. ठीक है, तो चलो व्हाई टू वेट, लेट्स स्टार्ट. तो मोमेंटम इक्वेशन में पहला कौन सा पार्ट करेंगे, स्टडी फ्लो. तो स्टडी फ्लो की अगर मैं बात करूं, स्टडी फ्लो, चलो अब सबसे पहली बात पिक्चर में ही आती है कि चलो ठीक है, कंटिन्यूटी इक्वेशन समझ में आया, एनर्जी इक्वेशन समझ में आया, ये मोमेंटम इक्वेशन क्यों पिक्चर में आया. अब ऑब्वियस ही बात है, अगर मोमेंटम इक्वेशन की ज़रूरत पड़ी, अभी तुमको पता होना चाहिए कि आगे जाकर स्पेसिफिकली जब मैं रैपिडली वेरिड फ्लो की बात करने वाली हूँ, या आपके और भी जगह पर आपको इस मोमेंटम इक्वेशन का बहुत ज़्यादा यूज़ आने वाला है. तो क्यों, ऐसा क्या है इस इक्वेशन में जो आपको इसकी इतनी ज़रूरत पड़ने वाली है, जो कि आपके लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, ये पता करना है. तो सबसे पहले देखो कि कभी कभी क्या होता है, अभी तो आपने सिंपल देखा, एक सेक्शन 1 एनर्जी इक्वेशन की बात करी हूँ. ठीक है, आपने दो सेक्शंस लिए थे, सेक्शन 1 सेक्शन 2, प्रीवियस लेक्चर की बात कर रही हूँ, पहले ही क्लियर कर दूँ. तो आप अगर आप देख रहे हो, नोट्स बनाया है, तो पेजेस को टर्न करो एंड जस्ट चेक इट आउट. कल जो लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था एनर्जी इक्वेशन, तो वहाँ पर मैंने आपको सेक्शन 1 सेक्शन 2 वहाँ पर एनर्जी इक्वेशन हम लोग ने निकाल ली थी, बट वो तो सिंपल एनर्जी इक्वेशन थी. अब अगर एनर्जी लॉसेस कॉम्प्लेक्स निकल के आए, ठीक है, अगर एनर्जी लॉसेस कॉम्प्लेक्स निकल कर आए, उस कंडीशन में आप एनर्जी इक्वेशन नहीं यूज कर पाओगे. तो वहां कौन आपकी हेल्प करेगा, वहां पे दिस मोमेंटम इक्वेशन विल बी अ सेवियर, और ये हेल्प करेगा. तो आप बोलोगे, फिर आपके मन में एक डाउट आएगा कि ठीक है, आपने बोला कि वहां पे एनर्जी लॉसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं इसलिए एनर्जी इक्वेशन नहीं लगाया. ठीक है, तो क्या मोमेंटम इक्वेशन में आप इंटरनल फोर्सेस वगैरह कंसिडर नहीं करोगे, फिर वो कैसे पिक्चर में लाओगे, आप तो बोल रहे हो ना कॉम्प्लेक्स नेचर की बातें हो रही है. तो मोमेंटम इक्वेशन में आई एम लीस्ट बॉदर्ड अबाउट इंटरनल फोर्सेस, आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेस. एक्सटर्नल फोर्सेस का एनालिसिस करेंगे, काम बन जाएगा, दैट्स इट. दिस इज द ब्यूटी ऑफ मोमेंटम इक्वेशन. अब कैसे करते हैं उसके लिए डायग्राम बना देती हूँ. ठीक है, तो चलो 4 अलग अलग कलर के पेन्स, पहले बनाया बेड स्लोप. ठीक है, तो सेक्शंस इसका लेट अस सपोज डेप्थ है y1, एक्सक्यूज मी, इसका है y2. उसके बाद फ्लो तो हो रहा है, ठीक है, फ्लो हो रहा है. फ्लो प्रोफाइल दिखा दूं क्या, फ्लो प्रोफाइल कुछ ऐसी है, फ्लो प्रोफाइल कुछ ऐसा है. ठीक है, और ये डिस्टेंस कुछ भी ले लो, x ले लो, l ले लो, वट एवर यू वॉन्ट. अब
यहाँ पे मुझे एनालिसिस करना है, यहाँ पे मैं आपको मोमेंटम इक्वेशन लगा के दिखा रही हूँ। एक बार आपको मोमेंटम इक्वेशंस लगाते आ जाएगा, फिर कोई भी क्वेश्चन, चाहे वो कन्वेंशनल का प्रूव दैट क्वेश्चन हो या कोई भी क्वेश्चन में मोमेंटम इक्वेशन लगाना हो, बहुत ईजी हो जाएगा। सबसे पहले कल मैंने आपको बता रखा है, कल मैंने आपको अनस्टेडी फ्लो के केस में बताया। यस, अनस्टेडी फ्लो के केस में मैंने आपको बताया था, इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको बोला था कि अब रिवर की अगर मैं बात करूँ, दैट इज़ ऑल्सो एन ओपन चैनल फ्लो, तो बहुत ही वास्ट एरिया है, तो आप इतना पूरा का एनालिसिस नहीं कर पाओगे। तो मैंने एक टर्म बताई थी आपको, और मैंने बोला था उसमें फिक्स्ड रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन डिस्चार्ज एंड डेप्थ ऑफ फ्लो, या तो फिर आप बोल सकते हो वो जगह जहाँ पर हम एनालिसिस करने वाले हैं उसका एक पर्टिकुलर नाम दिया था मैंने। एनीबडी रिमेंबर्स द नेम? दैट वाज योर कंट्रोल वॉल्यूम, वो था आपका कंट्रोल वॉल्यूम। जब ऐसा पूछते हो ना तो पॉज करके आंसर दे दिया करो। ये थीटा, दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम। ठीक है, अब मुझे इसमें देखना है कौन कौन से फोर्सेस लग रहे, क्या क्या चीजें पिक्चर में आ रही है, ऑल आई वांट टू नो। ठीक है, तो चालू करते हैं। आप पहले एक, मैंने आपको ये फिगर बताया, सबसे पहले देखो क्विकली आंसर करते जाओ, एक एक चीज़ है। लेट अस सपोज अभी मैंने एक चीज़ पूछी, आपकी ड्यूटी बनती है, क्योंकि हम लोग अभी रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, तो आपकी ड्यूटी बनती है, जैसे मैंने अभी पूछा फिक्स रिलेशनशिप, पॉज करके तुरंत आंसर, कंट्रोल वॉल्यूम, एंटर। अब जब मैं दूसरा पूछ रही हूँ कि इसको देख कर तुरंत, बिकॉज आई वॉन्ट कि ये जब आप पढ़ो तो हाँ लिख रहे, कर रहे, सुन रहे, नो यू हैव, जब मैं इतनी एनर्जी से पढ़ा रही हूँ तो आपको भी एनर्जेटिक होकर पढ़ना है, दैट्स इट। तो अब मैं नेक्स्ट पूछ रही हूँ कि यार ये देख रहे हो तुम कंट्रोल वॉल्यूम में, क्या लगता है पानी बह रहा है? ठीक है, कौन कौन से फोर्सेस है जो तुरंत इसको देख के तुम्हारे दिमाग में आते हैं? फटाक से पॉज करो वीडियो को और झटाक से आंसर करो। ठीक है, जस्ट आंसर मी कि आपको इस पूरे, मैंने फिगर बना के दिखाया, चैनल का बेड स्लोप दिखा दिया, अब आप मुझे बताओ कि इसको देख के क्या लगता है, विच आर द फोर्सेस विच विल बी एक्टिंग ऑन दिस कंट्रोल वॉल्यूम। कौन कौन से फोर्सेस होंगे? कम ऑन, अब देखो दिमाग में, पानी है, पानी है तो पानी क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा, उस प्रेशर का नाम क्या होगा? हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर फोर्स। तो इस डायरेक्शन में भी कौन सा कलर छूटा है जो नहीं किया, ग्रीन से कर दूं क्या? हाँ, यहाँ पर भी एक प्रेशर फोर्स लगेगा। मैं P1 से डिनोट कर रही हूँ या F1 से कर दूं? F1 से कर दूं, चलो ठीक है, F1 से कर देती हूँ, प्रेशर फोर्स है, अदरवाइज P को प्रेशर ना समझ लो। मैं F1 से कर देती हूँ ताकि पता रहे ये प्रेशर फोर्स है। अब इस डायरेक्शन में भी लग रहा है और ये यहाँ लग रहा है, F2। ठीक है, फिर आपको पता है पानी का खुद का वेट विच विल बी एक्टिंग व्हाट? इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। फिर आपको पता है इसको हमने रिजॉल्व कर देना है दो कंपोनेंट्स में, तो मुझे इस वाले कंपोनेंट से मतलब नहीं है, मुझे इस वाले कंपोनेंट से मतलब है विच इज इक्वल टू, इसको F3 ले लेती हूँ, और ये है कितना? W साइन थीटा। ठीक है, फिर इसके साथ क्या होगा? पानी ऐसे फ्लो कर रहा है ग्रेडियंट में, सेकेंड, पानी ऐसे फ्लो कर रहा है ग्रेडियंट में, बट इसके साथ क्या होगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा विच विल बी एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा होगा, रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा होगा। सो ये फ्रिक्शनल फोर्स F4। तो ये आपको, आई गेस आपने सही आंसर्स किए होंगे, जो फोर्सेस थे वो मैंने यहाँ पे लिख दिए। तो अगर आपको बोला जाए प्रेशर फोर्स, येस इट इज एक्टिंग, सेल्फ वेट, येस इट इज एक्टिंग, फ्रिक्शनल फोर्स, या, तो ये सब चीज़ें एक्ट कर रही है। अब बारी आती है कि मोमेंटम इक्वेशन होती क्या है, कुछ तो इसका टर्मिनोलॉजी होगी। अच्छा, एक बात सबसे पहले कि मोमेंटम स्केलर होती है कि वेक्टर? अब डोंट टेल मी, ये चीज़ 9th में तो 101% पढ़ रखी है। मोमेंटम स्केलर क्वांटिटी होती है कि वेक्टर? वेक्टर। ठीक है, अब जो कि ये मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होती है, ठीक है, होती है, उससे क्या? उससे बेटा जी ये कि जब आप अभी मोमेंटम इक्वेशन लिखोगे आपको डायरेक्शन का भी ध्यान रखना पड़ेगा। यू कांट इग्नोर डायरेक्शंस, यू हैव टू। आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप एक को, कोई भी जो आपकी मर्जी हो उसको, एक को पॉजिटिव ले लो, दूसरा ऑटोमेटिकली नेगेटिव हो जाएगा।
ठीक है, तो यहाँ पर आप डायरेक्शन को इग्नोर नहीं कर सकते। ठीक है, पहला पॉइंट दिमाग में घुसा। सेकेंड, मोमेंटम इक्वेशन क्या बताती है? मोमेंटम इक्वेशन ये बताती है, दिस इक्वेशन स्टेट्स दैट जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस का, क्या बोला मैंने? जो एल्जेब्रिक सम होता है ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस का एक्टिंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो कोई भी डायरेक्शन में एक्ट करे, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। ठीक है, तो इसको मैं लिख देती हूँ। क्यों मैंने लीनियर वर्ड यूज किया? क्योंकि अब मुझे लगता है पता होगा, चलो फिर भी बता देती हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कोई भी 1% का भी डाउट रहे। लीनियर मोमेंटम के साथ आपने एक एंगुलर मोमेंटम भी पढ़ रखा होगा, बट ऑब्वियसली पढ़ रखा होगा, तो इसलिए मैंने स्पेसिफाई किया है कि यहाँ पर हम सिर्फ लीनियर मोमेंटम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो मैं लिखती हूँ, दिस इक्वेशन states that algebraic sum of all external forces acting in a particular direction is equal to rate of change of linear momentum। ये कहानी होती है। तो चलो ठीक है, अप्लाई करो मोमेंटम इक्वेशन। इसको सेक्शन 1 ले लो, इसको सेक्शन 2 ले लो। तो अगर मैं अप्लाई कर रही हूँ मोमेंटम इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा? मैंने ना अपने एनालिसिस में इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया है, तो ऑटोमेटिकली दूसरा डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे देखूँ, अप्लाई करें मोमेंटम इक्वेशन, F1 प्लस F3, क्योंकि ये दोनों इसी डायरेक्शन में है, ठीक है, माइनस F2 माइनस F4 फ्रिक्शनल फोर्स इज इक्वल टू M2 माइनस M1। ठीक है, ये कहानी होती है। अब एक इंपॉर्टेंट पार्ट एनालिसिस का वो ये कि मुझे प्रेशर फोर्स की वैल्यू चाहिए। देखो, अगर क्वेश्चन में बोला है, चलो इसको पहले एक लाइन और आगे मॉडिफाई करती हूँ, F1 प्लस F3 की जगह मैंने लिखा है W साइन थीटा। ठीक है, W साइन थीटा, F2 माइनस F4 इज इक्वल टू M2 माइनस M1। ये कहानी होती है। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझना, क्योंकि यही चीज़ अभी मैं आगे आपके लिए यूनिफॉर्म फ्लो में भी करूंगी, बट उसमें हम लोग कुछ कुछ मॉडिफिकेशंस करते जाएंगे। हाँ, एक बात और बता दूं कि एनालिसिस के दौरान अगर क्वेश्चन में आपको बोला है कि फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट किया जाना है, तो आपको फ्रिक्शनल फोर्स को नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ये एक जनरलाइज्ड इक्वेशन लिखी है जिसके बारे में हम लोग थोड़ा और चर्चा करते हैं। क्या चर्चा करनी है कि मुझे इस प्रेशर फोर्स F1 की वैल्यू चाहिए। आई वांट टू कैलकुलेट दिस प्रेशर फोर्स F1 एंड दिस प्रेशर फोर्स F2। अब ये चीज़ यहाँ समझ लो, क्योंकि आगे के एनालिसिस में भी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जब ये प्रेशर फोर्स लग रहा है, तो जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। दिस इज द डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ये क्या है? दिस इज y1। ठीक है, तो यहाँ पे 0 है, यहाँ पर ये हो जाएगा गामा W y1। अब ये आपने जियोटेक में पढ़ रखा होगा, और अगर नहीं पढ़ रखा है तो कोई बात नहीं है। ठीक है, यहाँ पे ये गामा W H होता है, मेरे केस में जो H या डेप्थ है वो कितनी है? y1 है, तो मैंने इसको लिख दिया गामा W y1। अब मुझे क्या निकालना है? प्रेशर फोर्स निकालना है, टू बी प्रिसाइज एवरेज प्रेशर फोर्स निकालना है। तो आप क्या करोगे? यहाँ पर 0 है, यहाँ पे गामा W y1 है, डिवाइडेड बाय 2 कर दोगे। ठीक है, इनटू y1, या सिंपली है,
आप एरिया निकाल लो, एरिया निकाल दो इस प्रेशर फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन का, जो कितना निकल कर आएगा, हाफ गामा डब्ल्यू y1 इंटू y1, ये एरिया निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो दिस इज एरिया पर यूनिट विड्थ है, ये याद रखना आप। ये मैंने लिखा तो है बट आपको याद रखना है, ये जो प्रेशर फोर्स निकल कर आया है आपका, ये पर यूनिट विड्थ है। क्यों? क्योंकि आपको डायरेक्टली अगर आप लेटर सपोज जब भी मैं ऐसा बोलूँ आप यूनिट चेक कर लो। कैसे? गामा डब्ल्यू किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, y1 डेप्थ मीटर स्क्वायर में होगी तो भी क्या मिलेगा, किलो न्यूटन पर मीटर, तो ये पर यूनिट विड्थ की बात हो रही है। ठीक है, ये ध्यान में एट द बैक ऑफ द माइंड रहना चाहिए। तो अगर मेरा यहाँ पर आ गया F1 हाफ गामा डब्ल्यू y1 स्क्वायर प्लस डब्ल्यू साइन थीटा माइनस F4, और यहाँ पे F2 की जगह लिख दूंगी सिमिलरली हाफ गामा डब्ल्यू y2 स्क्वायर इज इक्वल टू m2 माइनस m1। ये जनरल बेसिस पर आपका मोमेंटम इक्वेशन निकल कर आता है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन में बोले फ्रिक्शनल फोर्स नेग्लेक्ट करे वो हट जाएगा, थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो फिर उसकी बात भी कर लेंगे। एक चीज़ और, इसको तो डिटेल मैनर में यूनिफॉर्म फ्लो में मैं आपको दिखाऊंगी कैसे शॉर्ट में हम लोग एक एंड रिजल्ट की तरफ मूव करते हैं, एंड उसके ऊपर गेट में क्वेश्चन भी आया, वो चलो वो बातों को अभी नहीं लाते, वो मैं आपको यूनिफॉर्म फ्लो में आज के ही सेशन में बता देंगे। अब बात ये आती है कि यहाँ पर एक चीज़ मेरे को आपको बतानी है। देखो, ये बात जब से ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स पढ़ा तब से बोल रही हूँ, हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो सेक्शन लेते हैं, हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लो नहीं लेते। बट आप देखोगे मैं जितनी मैं एनालिसिस कर रही हूँ उसमें मैं डेप्थ ऑफ फ्लो ही ले रही हूँ। आई एम टेकिंग इनटू कंसिडरेशन डेप्थ ऑफ फ्लो ओनली। तो हाँ ठीक है, मैंने यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो लिया है, बट अगर क्वेश्चन में, फिर से रिपीट कर रही हूँ, अगर थीटा पिक्चर में आता है, थीटा की वैल्यू कंसिडर करने बोलता है, उस कंडीशन में यहाँ पर हाफ गामा डब्ल्यू y1 स्क्वायर कॉस थीटा होगा। ठीक है, उस कंडीशन में कॉस थीटा भी आएगा। और कैसे आएगा वो आपने देख चुका है, d इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। जिन्होंने सीधे डायरेक्टली इस लेक्चर में लैंड कर गए हैं वो जाकर ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स वाला चैप्टर देख कर आए, ठीक है, लेक्चर, तो वहाँ पे मैंने बताया था d इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा, तो वहाँ पर आप y1 स्क्वायर कॉस थीटा लेके चलोगे। ठीक है, ये चीज़ बस एक आपको ध्यान में रखना है। अभी तो मैंने आपको जनरलाइज मैनर में बता दिया। ठीक है, तो ये पूरी कहानी निकल के आती है किसकी, स्टडी फ्लो के लिए। अब अनस्टडी फ्लो में बस मैं एक स्टेटमेंट लिखा दूंगी। अब पहले आप अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि अभी तक मैंने आपको स्टडी फ्लो अनस्टडी फ्लो बता रखा है ऑलरेडी। ठीक है, ऑलरेडी। तो अब आपका ड्यूटी बनती है कि आप मुझे बताओ कि अनस्टडी फ्लो के केस में क्या डिफरेंट होगा। मतलब एक बार सोचो, आई वॉन्ट यू टू थिंक एटलीस्ट वंस अपनी थिंकिंग स्किल्स को, क्योंकि गेट में अगर कोई नया क्वेश्चन आ गया, 2-3, चलो बाकी तो सेम ही कंसेप्ट्स पर आता है, अगर 2-3 नया क्वेश्चन आ गया तो थिंकिंग स्किल तो होनी चाहिए ना, अप्रोच तो होना चाहिए, तभी तो क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। तो मेरा काम वो है तुम्हारे दिमाग में उसको डेवलप कराना, दैट थिंकिंग स्किल्स। सो यू ओनली टेल मी, इतना अनस्टडी फ्लो कल पढ़ चुका है कल के सेशन में, अब आप मुझे बताओ क्या होगा, वॉट विल बी देयर, क्या होगा अगर ये तो होगा, चलो आप बोलोगे मैम ये होगा, ठीक है ये होगा, बट इसके साथ और क्या होगा। अनस्टडी फ्लो है ना, तो याद करो, पहले तो पॉज करो, आंसर करो, भले गलत करो पर आंसर करो। ठीक है, तुम्हें थोड़ी ना कोई काला पानी की सजा हो जाएगी अगर आंसर गलत कर दोगे, तो करो, गलती से ही तो सीखोगे। ठीक है, पॉज करो और करो। चलो अब मैं तुम्हें बताती हूँ, कल याद है हम लोग ने 2 केसेस पढ़े थे, एक स्पेशली वेरिड फ्लो का पढ़ा था और एक नॉर्मली बात कर ली थी कि अगर ग्रेजुअली वेरिड होगा या रैपिडली वेरिड होगा, है ना। तो एक्चुअली अनस्टेडी फ्लो के केस में, अच्छा वो भी बता देती हूँ, कल हम लोग ने एक टर्म एक्स्ट्रा आई थी, याद करो, एक टर्म आई थी टी डेल वाई बाय डेल टी, एक्स्ट्रा टर्म आई थी। तो उस वैसा ही केस यहाँ पर होगा अनस्टेडी फ्लो में, कि ये जो इक्वेशन आपने लिखी है वो तो ठीक है, the equation states that the algebraic sum of all external forces acting in a particular direction is equal to rate of change of linear momentum plus time rate of change of momentum in the same direction। वो कंपोनेंट भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि ये अनस्टेडी फ्लो है। अभी आपने एनालिसिस किया तो आपने मान के चला ना कि कोई भी टाइम पर मैं बात कर लूँ, एट एनी टाइम T1, T2, T3 अप टू Tn, यहाँ पे डेप्थ ऑफ फ्लो y1 है तो वो y1 ही रहेगा।
यहाँ पर डेप्थ ऑफ फ्लो y2 है तो वो y2 ही रहेगा, ठीक है, देयर विल बी नो चेंज इन दैट। हाँ, बट अगर ये चेंज हो गया टू अनस्टेडी फ्लो तो वो टाइम का कंपोनेंट पिक्चर में आ जाएगा, जो कि कल की क्लास में देखा था, और वही चीज़ यहाँ पर होगी। तो इसको अच्छे से लिख देती हूँ, ये जो है वो लिखा ही रहेगा। इसमें एक चीज़ और है, प्लस टाइम रेट ऑफ इंक्रीज, कहीं लाइट तो नहीं हो गया, दिख रहा होगा आई गेस, प्लस टाइम रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लीनियर मोमेंटम है इन द सेम डायरेक्शन। जो लिखा है वो वैसी का वैसी, उसमें ये एक्स्ट्रा पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कहानी निकल के आती है, दिस थिंग कम्स इनटू पिक्चर। तो ये होता है आपका मोमेंटम इक्वेशन, और अभी तो मैं आपको यूज़ करके दिखाने वाली हूँ यूनिफॉर्म फ्लो के केस में, तब इक्वेशन बहुत छोटी सी हो जाएगी और आपको एक एंड रिजल्ट भी मिलेगा, ठीक है। बट अभी के लिए फिलहाल आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं कि स्लुइस गेट होगा, पूछेगा फोर्स निकालो, तो वहाँ पर आपको मोमेंटम इक्वेशन ही यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। मोमेंटम इक्वेशन क्यों, अब इसका रीज़न आई गेस, अगर आपसे कोई पूछे लगा दो एनर्जी इक्वेशन, क्यों मोमेंटम इक्वेशन के पीछे पड़े हो, तो बोलोगे तुम कि एनर्जी लॉसेस कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वहाँ पर नहीं लगेगा। और अगर तुम्हारे दिमाग में एक डाउट हो सकता है कि मैम अगर हम मोमेंटम इक्वेशन की बात कर रहे हैं तो ये तो बताओ इसको लगाएंगे कहाँ, आपने तो जनरली बोल दिया कि एनर्जी जो लॉसेस होते हैं वो कॉम्प्लेक्स होते हैं तो वहाँ पे मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं। तो आपने बोला ठीक है मान लिया, अब ये भी तो बताओ कहाँ लगेगा। तो ये जनरली रैपिडली वेरीड फ्लो के केस में आपको मोमेंटम इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा। क्यों यूज़ करना पड़ेगा, उसका रीज़न ये है कि स्मॉल स्ट्रेच में रैपिडली चेंजेस निकल कर आते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न आपको ये देखने को मिलता है। क्लियर? तो ये अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टेडी फ्लो, अनस्टेडी फ्लो, मोमेंटम इक्वेशन क्या होता है। क्लियर? तो अब हमारा एक टॉपिक है स्पेसिफिक फोर्स, बट मैं सोच रही हूँ कि जब उसकी ज़रूरत पड़ेगी तभी हम लोग उसको करेंगे, अभी करके क्योंकि हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। तो जब स्पेसिफिक फोर्स की कहानी आएगी तब उसको डील करेंगे। अभी वो वाला टॉपिक एक छोटा सा 2 मिनट का, बट मैं उसको अभी नहीं करा रही हूँ क्योंकि आई वॉन्ट टू क्रिएट द बेस, तो वो जब ज़रूरत पड़ेगी तब हम लोग उसको डील कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया, दैट इज़ इंट्रोडक्शन टू ओपन चैनल फ्लो। अब हम लोग इसके बाद नेक्स्ट सेशन की बात करेंगे। देखो इसके ऊपर जनरल बेसिस पे ये आपका बेसिक्स फॉर्म्स करता है, तो इसकी ज़रूरत पड़ती है आगे के चैप्टर्स को सॉल्व करने की। और एक ही बार क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा, जो हम लोग ने कर रखा था कल लास्ट लेक्चर में ही कर रखा था, 2004 में जो पूछा गया था। क्लियर? अब नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं यूनिफॉर्म फ्लो, जिसके ऊपर कई बार क्वेश्चन पूछे गए, और उसमें 2 चीज़ें पढ़नी है। बेसिकली 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। ओवरव्यू दे देती हूँ ताकि क्लियर रहे कि इसमें हम लोग क्या क्या चीज़ें कवर करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आप कवर करने वाले हो वो तो है कि यूनिफॉर्म फ्लो में वेलोसिटी वगैरह कैसे निकालते हैं। ठीक है, रट के बैठे हो, लॉजिकल रीज़न पता नहीं है, उसको पता कराऊंगी, समझाऊंगी। और दूसरा है इकोनॉमिकल या एफिशिएंट चैनल सेक्शन। बस ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग पढ़ेंगे और इसके ऊपर गेट के प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। कुछ मैं करूँगी, कुछ मैं आपको होमवर्क दूंगी जो कि आपको करना है। ठीक है, तो चलो मैं इसको इरेज कर दूं जब तक, एंड देन वील प्रोसीड टू यूनिफॉर्म फ्लो। अच्छा, अब ये यूनिफॉर्म फ्लो अपने आप में चैप्टर बन गया है। मैंने पहले बोला था, अभी देखना तुमने पढ़ा ना, ग्रेजुअली वेरीड, रैपिडली वेरीड, ये सब अपने आप में चैप्टर बन के आ जाएंगे तुम्हारे पास। तो पहले मैंने इनका डेब्यू करा दिया, अब ये लोग मूवी बना के आ रहे हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट यूनिफॉर्म फ्लो। तो यूनिफॉर्म फ्लो, अब वो ही कहानी, सबसे पहले यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। तो आई गेस इतनी बार यूनिफॉर्म फ्लो कर रखा है कि अब मुझे नहीं लगता बताने की ज़रूरत है कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है। क्या होता है, जब आपके फ्लो पैरामीटर स्पेस के रिस्पेक्ट में वेरी नहीं करते हैं,
तब आप उसको क्या बोलते हो, यूनिफॉर्म फ्लो बोलते हो। और क्या बताया था मैंने, 2 सेक्शन बना के बताया था आपको, याद करो, कॉपी नहीं याद आ रहा है तो पीछे पेजेस पलटाओ, बाकी तुरंत ऐसे दिमाग में होना चाहिए कि जैसे ही मैंने बोला यूनिफॉर्म फ्लो पढ़ेंगे, अरे यार वो यूनिफॉर्म फ्लो तो वही होता है ना जिसमें फ्लो पैरामीटर जैसे कि डिस्चार्ज, वेलोसिटी, डेप्थ, ये स्पेस के रिस्पेक्ट में यानी डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होते। तो इट शुड बी स्ट्राइकिंग टू योर माइंड क्विकली, ये होना चाहिए तुम्हारी अप्रोच, ठीक है। तो इसकी एनालिसिस हमें करनी पड़ेगी। अब तुम बोलोगे कि मैम जनरल बेसिस में यूनिफॉर्म फ्लो होता है, हाँ होता है, हाँ जनरल केसेस में यूनिफॉर्म फ्लो होता है, प्रोवाइडेड अब जैसे कि कोई फ्लड आ गया, ठीक है, ऐसी कोई कंडीशन आ गई, उस केस में यूनिफॉर्म फ्लो पॉसिबल नहीं होता, बाकी जनरल केसेस में आपको मिल जाता है यूनिफॉर्म फ्लो, ठीक है। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना। अब इसको बना के दिखाऊं, बोलोगे बनाना ही पड़ेगा मुझे, चलो तुम लोग के लिए कुछ भी बना देती हूँ। इसको अलग अलग मुझको 2 कलर से इसकी प्रॉपर्टीज दिखानी है। ठीक है, इसका एक अब एक एक करके इसके बारे में चर्चा करते हैं 1 बाय 1। तो अभी मैं कुछ नॉमिनिक्लेट नहीं किया है क्योंकि मुझे बातें करनी है कुछ पहले आपसे, फिर अब मैं इसको आपको नॉमिनिक्लेट भी कर दूंगी। अब देखो मैंने पहले ही बोला कि डेप्थ तो कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर एक टर्म पिक्चर में आएगी और ये जो आगे का एक चैप्टर है इसके जस्ट बाद हम लोग एक चैप्टर करेंगे जो है एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप, क्लियर। तो एनर्जी डेप्थ रिलेशनशिप में भी इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी, तो पहले इसको यहीं डिस्कस करके ख़त्म करते हैं। देखो यूनिफॉर्म फ्लो के केस में सिंस आपके जो फ्लो पैरामीटर्स है डेप्थ, वेलोसिटी एंड डिस्चार्ज, ये सब चेंज नहीं हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, कांस्टेंट डेप्थ से फ्लो हो रहा है, ठीक है। डेप्थ तो चेंज नहीं हो रही है, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट डेप्थ से फ्लो हो रहा है जिसको आप नॉर्मल डेप्थ ऑफ फ्लो बोलते हो या बेसिकली नॉर्मल डेप्थ बोलते हो। तो इसको आपको बुक्स में अलग अलग जगह पर कोई इसको YN से डिनोट करता है, इस नॉर्मल डेप्थ को, ये जो कांस्टेंट डेप्थ होती है ना उसी को आप नॉर्मल डेप्थ बोलते हो, पहले ही क्लियर कर दूं। तो कहीं पर ये नॉर्मल डेप्थ आ जाए तो इमीडिएटली आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। तो कहीं पर इसको YN से डिनोट करते हैं, कहीं पर इसको Y0 से डिनोट करते हैं। तो मैं Y0 लूंगी, अगर आप YN लेते हो तो कोई गलत नहीं है, ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। सो व्हेनेवर अगर मैंने लिखा Y, सिर्फ अगर मैंने कहीं पे लिखा Y तो वो कोई एनी डेप्थ है, कोई भी डेप्थ हो सकती है। बट अगर मैंने स्पेसिफाई किया है वहां पर Y0, ठीक है, हो सकता है अब इतने सारे अगर हम लोग न्यूमेरिकल्स करें या कहीं पर तो मैंने आपको नहीं बताया, हालांकि मैं कोशिश करती हूँ कि हर बार बोलूँ Y0 नॉर्मल डेप्थ है, कहीं पे नहीं बताया तो आपके दिमाग में ऑब्वियसली अंडरस्टूड होना चाहिए क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि कहीं पर भी जब भी मैं Y0 लूंगी वो नॉर्मल डेप्थ होगा, ठीक है। और अगर सिर्फ Y लिखा है तो वो कोई भी डेप्थ होगी, ठीक है। या आगे ये नॉमिनोक्लेचर जरूरत पड़ेगा इसलिए अभी से बता दे रही हूँ। तो ये कहानी निकल के आती है। तो पहले तो इसका डेफिनेशन की बात कर लिया, दूसरा बात कर लिया इसकी डेप्थ की। अब क्या होता है, ये टोटल एनर्जी लाइन है और ये ले लो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन। इन केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, अब आप देखो खुद ही 2-3 चीज़ें तो आप खुद ही समझ सकते हो। क्या समझ सकते हो कि यार यहाँ पे तो वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, बार बार एक ही चीज़ को रिपीट कर रही हूँ, ना वेलोसिटी चेंज हो रही है ना डेप्थ चेंज हो रही है। तो जब यहाँ पे वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, आप यहाँ पर एक कंट्रोल वॉल्यूम, अभी दिखाऊंगी ड्रॉ करके, कंट्रोल वॉल्यूम लोगे तो एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, वेलोसिटी ही नहीं चेंज हो रही है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन 0, ठीक है, वो समझ में आया। इसके साथ ही यूनिफॉर्म फ्लो के केस में ये आ जाएंगे 3-4 स्टेटमेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, नहीं पता नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो यूनिफॉर्म फ्लो के केस में जो आपकी वाटर सरफेस या चैनल बेड स्लोप हो गई, ठीक है, फिर आपकी वाटर सरफेस स्लोप हो गई और एनर्जी लाइन स्लोप हो गई, ये तीनों स्लोप सेम होती है। किसके केस में? सिर्फ यूनिफॉर्म फ्लो के केस में। बाकी के केस में हो भी सकती, नहीं भी हो सकती, दैट इज नॉट माई पॉइंट ऑफ कंसर्न। हाँ, बट इन द केस ऑफ यूनिफॉर्म फ्लो, चैनल बेड स्लोप, वाटर सरफेस स्लोप एंड एनर्जी लाइन स्लोप ऑल आर सेम। ये कहानी निकल कर आती है। इतना क्लियर हुआ? अब मैं आपको इसको एनालाइज करके बताती हूँ कि कैसे हम लोग कंट्रोल वॉल्यूम लेंगे और जो मोमेंटम इक्वेशंस आपने लगाई थी उसको देखना कितना शॉर्ट होकर आपको एक एंड रिजल्ट मिलता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया, सो वील प्रोसीड फर्दर।
ठीक है, तो इसको मैं ड्रॉ कर देती हूँ फिर। चलो ये 2 सेक्शन ले लेते हैं जैसे पहले कर लिया है। ये सेक्शन 1 है, दिस इज सेक्शन 2 और लेते हैं कंट्रोल वॉल्यूम। सो वी विल टेक कंट्रोल वॉल्यूम। सो लेट अस सपोज दिस इज द कंट्रोल वॉल्यूम, ये कंट्रोल वॉल्यूम है। ठीक है, अब इसके साथ क्या करते हैं, ये हो जाएगा आपका दोनों साइड क्या होगा, डेप्थ ऑफ फ्लो सेम रहेगा। सो इसको थोड़ा ऐसे कर देती हूँ ताकि पिक्चर में भी क्लियर लगे कि डेप्थ ऑफ फ्लो सेम है। अब थोड़ा लग रहा है, दिस इज वाई नॉट ओनली। फिर ये होता है, इसको भी थोड़ा सेम लगना चाहिए क्योंकि वेलोसिटी डेप्थ ऑफ फ्लो सब क्या है, सेम है। सो ये ऑलमोस्ट थोड़ा सा बस इंक्लिनेशन दिखना चाहिए। सो दिस इज v स्क्वायर बाय 2g, here also it is v स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, और इसको बोलते हो टोटल एनर्जी लाइन, यही ऊपर वाली लाइन को टोटल एनर्जी लाइन बोलते हैं, या फिर हाइड्रोलिक, ये वाली हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन टोटल एनर्जी लाइन, या इसको बोलते हैं एनर्जी ग्रेडियंट लाइन। ये मैंने पहले भी बता चुका था। ये क्रॉस सेक्शन है, इस फिगर का क्रॉस सेक्शन है। इसको थोड़ा दूर बना के दिखा देती हूँ, नहीं तो यहीं पे शिफ्ट हो जाएगा। ये क्रॉस सेक्शन है, ये पानी का लेवल है, दिस इज वाई नॉट एंड दिस इज v स्क्वायर बाय 2g। ठीक है, ये कहानी है। अब क्या करना है, दोनों साइड मोमेंटम इक्वेशन लगाना है, वही कहानी है। यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगेगा कितना, F1, जो अभी जस्ट पढ़कर आए हम लोग। यहाँ पे प्रेशर फोर्स लगेगा F2, और क्या था, और हमारे पास था एक कंपोनेंट W, इसको अलग कलर के पेन से दिखाती हूँ। ये पानी का लेवल था और ये है W, आपको मैंने दिखा चुका अभी जस्ट, वही है। ये थीटा है, ये है W साइन थीटा जिसको आपने F3 बोला था, ये है W cos थीटा जिससे हमको मतलब नहीं है, और यहाँ पर एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा था F4। ठीक है, तो ये पूरी कहानी थी। अब क्या करना है, मोमेंटम इक्वेशन लगाना है, सिंपल। तो मोमेंटम इक्वेशन लगाते हैं, क्या होगा, इसको मिटा देती हूँ क्योंकि मुझे एक रिजल्ट डिराइव भी करना है। तो ये क्या हो जाएगा, F1 माइनस F2 प्लस F3 माइनस F4 इज इक्वल टू M2 माइनस M1। ये आपने पढ़ रखा है, ये आपने पढ़ रखा है मोमेंटम इक्वेशन, मैंने ही आपको बताया था आज के सेशन में। अब क्या हो रहा है, नाउ व्हाट इज हैपनिंग इज कि मुझे ये पता है कि यूनिफॉर्म फ्लो के कंडीशन में आपका वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा, देख रहे हो। और आज शायद चौथी पांचवी बार बोल रही हूँ, जो फ्लो पैरामीटर्स है वो सेम ही रहते हैं। तो जब फ्लो पैरामीटर सेम, एक्सेलरेशन सेम, तो क्या हो जाएगा, फॉर यूनिफॉर्म फ्लो F1 इज इक्वल टू F2, एंड जो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम है वो भी क्या होगा, 0 होगा। तो अल्टीमेटली ये चला जाएगा, ये हट गया, बचा क्या, F3 माइनस F4 इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक पहुँचे अभी मैंने, यहाँ तक हम लोग पहुँचे। इसको थोड़ा आप ऐसे लिख लो, F3 इज इक्वल टू F4। अब F3 और F4 क्या है, F3 जो है वेट का कंपोनेंट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लॉन्गिट्यूडनल मूवमेंट, क्या है ये, W साइन थीटा। तो चलो लिख लो यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा, W साइन थीटा। अब देख लो, पहले अभी तक जब मैंने आपको सिर्फ प्रीवियसली डिराइव किया था तब हम लोग ने पूरी चीज़ें लिखी थी। तो अगर डाउट है कि मैम यहाँ पर F1 F2 क्यों इक्वल क्यों हुआ, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो क्या होगा, प्रेशर फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मैंने उसको 0 कर दिया, देयर इज नो चेंज इन द वेलोसिटी। अब F3 W साइन थीटा है, मुझे अब मेरा फोकस है फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर। ये जो रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है, मेरा पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है इस फ्रिक्शनल फोर्स के ऊपर। हाउ विल आई कैलकुलेट दिस फ्रिक्शनल फोर्स, तो इस फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मुझे कोई एंड रिजल्ट नहीं मिल रहा है, कोई मुझे एंड पॉइंट या कंक्लूजन नहीं मिल रहा है। तो मुझे पता है, अब मैं आपको अगर दिखाऊं कि ये फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ एक्ट करा, अब देखो आपको ये सामने से दिखेगा यहाँ पर, बट वो एक्चुअली इनटू द बोर्ड,
पूरे लेंथ ऑफ द बाउंड्री में एक्ट कर रहा है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये एक सेकेंड में लीक कर रहा है, ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो एक्ट कर रहा है। यहाँ पे दिखाती हूँ, दिस इज द, ये पूरा अलोंग द वेटेड पेरीमीटर ये जो एक्ट कर रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज योर फ्रिक्शनल फोर्स। तो अगर मुझे फ्रिक्शनल फोर्स को लिखना है तो मैं किस फॉर्मेट में लिख सकती हूँ? ऑब्वियसली रिप्रेजेंट तो कर ही सकते हैं, तो कैसे कर सकती हूँ? टाउ नॉट shear stress इज इक्वल टू फ्रिक्शनल फोर्स, FF बोल दो या F4 बोल दो, जो मर्जी बोल दो, डिवाइडेड बाय कौन से एरिया में ये एक्ट कर रहा है। तो मैंने बोला ना, ये shear stress पूरे पेरीमीटर के अलोंग एक्ट कर रहा है। आपको ये क्रॉस सेक्शन है और ये मैंने दिखाया, बट एक्चुअली ये अलोंग द होल बाउंड्री एक्ट कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ? पेरीमीटर इंटू लेंथ। और ये टाउ नॉट क्या है? ध्यान रहे, दिस टाउ नॉट इज average shear stress acting over the length of the boundary. So this is average shear stress, tau naught. तो ये frictional force बोल लो या F4, FF जो भी बोल लो, this will be equal to how much? Tau naught P into L. P wetted perimeter, L length है। तो यहाँ पर अब मैं इसकी जगह ये सब्स्टिट्यूट कर दूंगी, so this will be tau naught P to L, ये निकल कर आएगा। अब वेट की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? मुझे पता है यूनिट वेट इज इक्वल टू W बाय V, तो मैंने W की जगह क्या लिखा? गामा इंटू V, और वॉल्यूम की जगह क्या लिख सकते हैं? एरिया इंटू लेंथ। क्लियर? तो W हो जाएगा गामा AL साइन थीटा इज इक्वल टू टाउ नॉट P इंटू L। अभी मैंने इतना छोड़ा, अब मैंने आपको थीटा के बारे में बहुत सारी कहानी बता रखी है। ठीक है, तो हम मान के चलते कि ये जो थीटा की वैल्यू है ये बहुत स्मॉल है। बहुत स्मॉल मतलब यहीं पे लिख देती हूँ, साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू टैन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एस नॉट, बेड स्लोप के इक्वल है। तो यहाँ पर मैंने साइन थीटा, जो कि थीटा की बहुत स्मॉल वैल्यू है, उस कंडीशन में साइन थीटा टैन थीटा इक्वल हो जाएंगे, एंड विच इज इक्वल टू एस नॉट, चैनल बेड स्लोप। तो अब क्या करेंगे? इसको लिख सकती हूँ गामा AL S नॉट इज इक्वल टू टाउ नॉट PL। छोटा कर देती हूँ, नहीं तो पता नहीं ओ समझ लोगे, नहीं तो टाउ नॉट PL। काटो, जो चीज़ें कट रही है उसको काटो। पेन L L कटा, और क्या बचा? गामा A, पेरीमीटर को यहाँ लेकर आ गए, P S नॉट इज इक्वल टू टाउ नॉट। तो यहाँ से टाउ नॉट एवरेज शियर स्ट्रेस एक्टिंग ओवर द लेंथ ऑफ द बाउंड्री हो जाएगा गामा R S नॉट। इंपॉर्टेंट रिजल्ट, इसके ऊपर क्वेश्चन गेट में पूछा गया है। ठीक है, A बाय P मैंने बता चुका ऑलरेडी ज्योमेट्रिक पैरामीटर्स में, वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर, ये होता है आपका हाइड्रोलिक मीन डेप्थ, या इसको आप बोलते हो हाइड्रोलिक रेडियस। तो ये सिंपल फॉर्मूला है। ये तो बेसिकली अगर आप अपने स्टेट लेवल से एग्जाम्स वगैरह देते हो तो उसमें 1 मार्क्स में ऐसे पूछ लेता है, उसमें आपको कैलकुलेट करने नहीं देता, वो एक्चुअली वैल्यूज गिवन रहती है, एक को डबल कर दिया, दूसरे को हाफ कर दिया, बताओ शियर स्ट्रेस क्या होगा, ऐसी चीज़ें पूछता है। तो उसमें जो पैरामीटर्स है वो कैंसिल आउट हो जाते हैं, बट उस कंडीशन में आपको रिलेशन पता रहना चाहिए, जो कि होता है टाउ नॉट गामा RS नॉट। ये कहानी निकल कर आती है। अब इस डायग्राम को बना लेना, बिकॉज मुझे पड़ेगी स्पेस की ज़रूरत, तो मैं इसको इरेज कर दूँ, क्योंकि मुझे ना अभी आपको एक रिलेशन और दिखाना है, तो मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। आई विल इरेज दिस पोर्शन। चलो पहले इतने में हो जाएगा तो ठीक है, अदरवाइज फिर बाकी का पोर्शन भी इरेज करना पड़ेगा। ओके, अब ये तो मैंने एवरेज शियर स्ट्रेस की वैल्यू एक्टिंग अलोंग द वेटेड पेरीमीटर आपको बता दिया। अब मेरा फील्ड ऑफ इंटरेस्ट ये निकल के आता है कि एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर ये देखा गया है कि जो टाउ नॉट होता है इट इज प्रोपोर्शनल टू रो वी स्क्वायर बाय 2, ये इसके प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, दिस इज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो अब क्या होगा? टाउ नॉट इज इक्वल टू, जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटता है तो क्या आता है पिक्चर में? कांस्टेंट। तो यहाँ पर भी कांस्टेंट आएगा, के रो वी स्क्वायर बाय 2।
तो ये एक इक्वेशन हो गई, लेट अस सपोज ये इक्वेशन है 1, ये एक इक्वेशन हो गई, इक्वेशन है 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको गामा आर एस नॉट इज इक्वल टू के रो वी स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अब किसको, गामा को लिख सकती हूँ मैं रो इंटू जी आर एस नॉट इज इक्वल टू के रो वी स्क्वायर बाय 2। अब जो जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट करते हैं, रो कटा रो कटा। अब क्या बचा यहाँ पर, 2g डिवाइडेड बाय के आर एस नॉट। या अभी एक काम करती हूँ, इसको हटा देती हूँ, इसको रो के फॉर्म में ही रहने देती हूँ, क्योंकि आपसे एग्जाम में पूछ लेता, बताती हूँ क्या पूछता है, रुको 1 मिनट, गामा के फॉर्म में ही रहने देती हूँ। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, 2 इधर गया, गामा, इसको फिर से लिख देती हूँ, 2 गामा गया आर एस नॉट डिवाइडेड बाय के रो इज इक्वल टू वी स्क्वायर। ये बात आई। उसके बाद v क्या हो जाएगा, v हो जाएगा रूट ओवर 2 गामा अपॉन के रो रूट ओवर आर एस नॉट। ये रिजल्ट निकल कर आएगा। ठीक है, अब इस रिजल्ट को क्या कर सकते हैं, इस रिजल्ट को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, वेलोसिटी। हाँ, ये v वेलोसिटी वाला v है। अच्छा, मैंने वॉल्यूम टाइप्स का लिख दिया क्या, हमारे डिनोशंस में थोड़े चेंजेस ये है, तुम लोग को समझाने के लिए मैंने ऑलरेडी डिनोशंस बता रखे थे ना, तो ये ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, एक्सक्यूज मी, रूट ओवर 2 गामा अपॉन के रो रूट ओवर आर एस नॉट, ये निकल कर आएगी वैल्यू। अब यहाँ पर इसकी जगह 2 गामा अपॉन के रो, इसकी जगह मैं लिख सकती हूँ सी रूट ओवर आर एस नॉट। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, जो कि तुम्हारे ईएस के कन्वेंशनल क्वेश्चंस में भी सॉल्व के लिए ज़रूरत पड़ेगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में पड़ेगी, इवन आप अगर स्टेट लेवल्स की तैयारी कर रहे हो उसमें भी ज़रूरत पड़ेगी। तो v इज इक्वल टू सी रूट ओवर आर एस नॉट होता है। ये वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले में r आपको पता है हाइड्रोलिक मीन डेप्थ होता है, एस नॉट आपको पता है चैनल बेड स्लोप होता है, c एक नया चीज़ आया, तो इस c को समझ लो, दिस c इज चेज़ीज कोएफिशिएंट। इस c को आप बोलते हो चेज़ीज कोएफिशिएंट। ठीक है, अब हमेशा दिमाग में रहता है कि कोई कोएफिशिएंट हो या कांस्टेंट हो तो जनरली वो डायमेंशनलेस होता है। ये चीज़ मैंने आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ के केस में बताई थी। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि ये डायमेंशनलेस है, इसकी यूनिट है। कैसे निकालेंगे इसका, ये है मीटर पर सेकेंड, सो एल टी माइनस 1। ये क्या है, स्लोप का तो कोई यूनिट नहीं है, इसका है लेंथ मीटर। तो ये कितना निकल के आ जाएगा, एल हाफ टी रेज टू पावर माइनस 1। ये आपका सी की डायमेंशंस है। अब इसके साथ आपके दिमाग में एक और क्वेरी हो सकती है कि बेसिकली ये जो चेज़ीज कोएफिशिएंट है ये डिपेंड किस में करता है। ठीक है, ये जो चेज़ीज कोएफिशिएंट है ये डिपेंड किस में करता है। तो अगर मैं चेज़ीज कोएफिशिएंट की बात करूं, सो दिस चेज़ीज कोएफिशिएंट डिपेंड करता है सरफेस, नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर। क्यों मैं बोल रही हूँ नेचर ऑफ सरफेस के ऊपर, क्योंकि यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि बेसिकली अगर सरफेस अलग हुआ तो चेज़ीज कोएफिशिएंट की वैल्यू अलग हो जाएगी। तो ये आपको एट द बैक ऑफ द माइंड याद रखना है कि डिपेंड कर जाता है। अगर सीमेंट है, कोई और दूसरा सब्सटेंस आ गया तो उस कंडीशन में जो चेज़ीज की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, वहाँ पे जो चेज़ीज की वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, दिस यू हैव टू कीप इट इन माइंड। क्लियर है? तो ये चीज़ें के कारण क्यों बता रही हूँ, क्योंकि आपको चेज़ीज कोएफिशिएंट, चेज़ीज फॉर्मूला के ऊपर क्वेश्चंस पूछता है, दैट इज व्हाई यू शुड नो दिस फॉर्मूला। अब इसके बाद इट्स वेरी हॉट, जस्ट अ मिनट। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैनिंग्स फॉर्मूला की बात करते हैं। वो फॉर्मूला भी आपका फ्रीक्वेंटली, अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा कि फ्रीक्वेंटली उस फॉर्मूले को
यूज़ किया जाता है। सो उसको भी समझते हैं। चलो मैनिंग्स फॉर्मूला की बात करती हूँ। मैनिंग्स फॉर्मूला से भी आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। अब एक बात, जैसे ही मैं मैनिंग्स फॉर्मूला बताऊंगी इमिडिएटली तुम में से कोई एक जन मुझसे पूछने वाला है, हमेशा की आदत है ये तुम स्टूडेंट्स की, चलो कोई बात नहीं, आदत है तो उसको मैं ही सुधारने वाली हूँ। अभी मैं लिखूंगी मैनिंग्स फॉर्मूला, फिर आप पूछोगे कौन सा अच्छा है, दोनों है कौन सा यूज़ करना है। तो देखो, अगर गेट में आएगा तो वो आपको स्पेसिफाई करेगा। अगर वो चेजीज कांस्टेंट की वैल्यू दिया, कोएफिशिएंट की वैल्यू दिया, तो ऑब्वियस सी बात है चेजीज फॉर्मूला यूज़ करना है। बट अगर उसने मैनिंग्स कोएफिशिएंट जो भी मैं बताऊंगी उसकी वैल्यू दिया तो मैनिंग्स फॉर्मूला यूज़ करना है। दूसरा, अगर नहीं दिया तो गेट में तो देगा, बाकी एग्जाम्स या कन्वेंशनल की बात कर रहे हो तो उस कंडीशन में क्या निकल कर आता है, उस कंडीशन में आप मैनिंग्स फॉर्मूला यूज़ करोगे। क्यों मैनिंग्स फॉर्मूला यूज़ करोगे? क्योंकि मैनिंग्स फॉर्मूला बेसिकली ये जो निकाला गया ना, ये एनालिटिकली निकाला गया। देखो मैंने यहाँ से एक रिजल्ट निकाला, यहाँ से एक रिजल्ट निकाला, दोनों को कंपेयर किया और फिर आपको ये वैल्यू दे दी। तो ये क्या किया है मैंने, एक एनालिटिकली सॉल्व करके आपको बता दिया। बट अगर मैं मैनिंग्स इक्वेशंस की बात करूँ, चलो सस्पेंस क्यों क्रिएट करना, दिखाई देती हूँ मैनिंग्स इक्वेशन। क्या होता है, v इज इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर हाफ। ये मैनिंग्स इक्वेशन होती है। लिख दूं क्या, इसको इरेज करती हूँ। मैनिंग्स इक्वेशन, तो ये मैनिंग्स इक्वेशन से रिजल्ट निकल कर आता है। तो कहने का मतलब है ये चेजीज, ये मैनिंग्स इक्वेशंस है। बट अगर मैंने जैसे अभी आपको बोला कि अगर मेंशन नहीं है कौन सा यूज़ करना है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आर दोनों में यूज़ हो रहा है, एस दोनों में यूज़ हो रहा है, ओनली डिफरेंस इज इन एन। यहाँ पर सी है, यहाँ पर एन है, ये एन होता है मैनिंग्स रफनेस कांस्टेंट, और यू कैन कॉल इट मैनिंग्स रफनेस कांस्टेंट, और कोएफिशिएंट बोल सकते हो। तो अब बारी आती है कि बेसिकली देखो, अगर आप बोलोगे कौन अच्छा है, तो दोनों ही अच्छे, डिपेंड कर जाता है आपका यूज़ कहाँ पर है, पहली चीज़। दूसरा कि यार यहाँ पे मैंने अभी आपको बताया दो इक्वेशंस को इक्वेट करके आपने निकाला है, एंड यू नो व्हाट, ये सी की भी वैल्यू अगर कन्वेंशनल का क्वेश्चन आता है, हम लोग तो चलो कन्वेंशनल की बात नहीं कर रहे हैं, बट जो लोग इन केस बैक ऑफ द माइंड ईएससी की प्रिपेयर कर रहे हैं, बस थोड़ा सा एक हिंट दे देती हूँ कि इस सी की वैल्यू जो होती है, दिस सी, ये वैल्यूज जो है आप अलग अलग फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मतलब क्वेश्चन में दिया रहा तो ठीक, बट अगर कन्वेंशनल में आ गया तो वो बोलेगा कटर्स इक्वेशन से निकालो। उसका एक बहुत बड़ा फॉर्मूला निकल कर आता है, देख सकते हो, बोलोगे तो लिख भी दूंगी, बट वो अभी हमारे गेट के पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तक के तो उस पर क्वेश्चन नहीं पूछा गया कि कटर्स इक्वेशन से सी की वैल्यू निकालो। दिस इज जनरली कन्वेंशनल टाइप ऑफ थिंग। इवन सी की वैल्यू आप बेसिस फॉर्मूला से निकाल सकते हो। तो ये एक आपका एनालिटिकल अप्रोच है। वहीं अगर मैं मैनिंग्स इक्वेशंस की बात करूं, तो मैनिंग्स इक्वेशन जो है, दिस इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। मतलब ये फील्ड ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड है। बेसिकली आप ये बोल सकते हो कि ये फील्ड ऑब्जर्वेशंस पे बेस्ड है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एनालिटिकल करना है कि फील्ड ऑब्जर्वेशन, तो ऑब्वियसली आप बोलोगे ये ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फील्ड में चीज़ों को देखते हुए ये फॉर्मूला डिराइव किया गया है, कंप्यूट किया गया है, तो आप इस फॉर्मूला को ज़्यादा प्रेफरेंस दोगे। ठीक है, तो ये कहानी निकल कर आती है। अब कभी कभी क्या करता है, सी की वैल्यू दे देगा, खेल देता है आपके साथ। क्या कर देगा, सी की वैल्यू दे देगा और बोलेगा वेलोसिटी तो आपको मैनिंग्स फॉर्मूले से निकालनी है। तो बोलोगे ये क्या बात हो गई, दिया सी की वैल्यू है और बोल रहा है कि निकालना मैनिंग्स इक्वेशन से, और एन नहीं दिया रहेगा, एन नहीं दिया रहेगा, भले आर दे देगा, एस दे देगा, या ए और पी दे देगा, आर तो निकल जाएगा, एस नॉट भी दे देगा, और सी की वैल्यू देगा और बोलेगा वेलोसिटी मैनिंग्स इक्वेशन से निकालिए। कैसे करेंगे उस कंडीशन में कैसे करेंगे, तो सिंपल है ना, दोनों वेलोसिटी है ना, इक्वेट कर देते हैं। चलो इक्वेट करते हैं दोनों को, 1/n r की पावर 2/3 s नॉट की पावर हाफ, और वहाँ पे क्या है c एक्सक्यूज मी r की पावर हाफ s नॉट की पावर हाफ। क्लियर है?
तो अब दोनों के बीच में रिलेशन निकालते हैं। ये हो जाएगा r की पावर 2/3 अपॉन r की पावर हाफ, और वो तो S0 कट जाएगा। C 2/3 माइनस 1/2 इज इक्वल टू दिस। LCM आ जाएगा 6, और यहाँ पर ये हो जाएगा 2 3 जा 3 2 जा और 2 3 जा, तो दिस विल बी, ये वैल्यू निकल के आएगी, यही वैल्यू निकल के आएगी। 4 - 3 ऊपर तो 1 हो जाएगा, LCM 6, तो ये वैल्यू निकल के आई। तो कहने का मतलब है कि अगर चेजीज कांस्टेंट दिया है और मैनिंग्स इक्वेशन से कैलकुलेट करने बोल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। C डिवाइडेड बाय r टू द पावर 1/6 कर लो, 1/n की वैल्यू आ जाएगी, इन्वर्स कर देना, n की वैल्यू आ जाएगी, फिर लगा लेना मैनिंग्स इक्वेशन। एंड ये क्वेश्चंस आपके SSC JEE में आया है, उसमें SSC JEE में आया है, एंड मेनी ऑफ योर स्टेट लेवल एग्जाम्स में आया। क्या किया उसमें, वहाँ तो 1 मार्क्स क्वेश्चंस रहते हैं, बंडल ऑफ क्वेश्चंस आपको कंप्लीट करने रहते हैं इन वेरी लेस टाइम। तो उसमें क्या किया, C और N के बीच में रिलेशन, ये बेसिकली ये हेडिंग होती है रिलेशन बिटवीन चेजीज कांस्टेंट एंड मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट। तो इन दोनों में आपको रिलेशन निकालने के लिए वो आपको ना 4 ऑप्शन दे देगा, और ये C की जगह N कर देगा, N की जगह C, और ऐसे परमिटेशन कॉम्बिनेशन। तो ये डायरेक्ट 1 मार्क्स क्वेश्चन हो जाता है आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स के लिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन होल्ड्स ट्रू फॉर चेजीज कोएफिशिएंट एंड मैनिंग्स रफनेस कांस्टेंट। क्लियर? तो ये रिलेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है उस कंडीशन में। ठीक है, ये एक तरीका है। तो अभी कौन कौन से फॉर्मूले देख लिया हम लोग ने, एक एवरेज शियर स्ट्रेस एक्टिंग, ये एक आपका ये वेलोसिटी का फॉर्मूला है, चेजीज फॉर्मूला है, चेजीज फॉर्मूला है, एंड ये है मैनिंग्स फॉर्मूला, और ये मैंने रिलेशन बता दिया। ये सब चीज़ें आपको इसलिए भी याद रखनी है क्योंकि अभी देखना, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे, ये भी यूज आएगा, ये भी यूज आएगा, ये भी यूज आएगा। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ मगिंग अप इसलिए बता रही हूँ कि जैसे कि ये चीज़ तो अगर भूल गए एग्जाम में तो 2 सेकेंड लगेगा इसको डिराइव करने में, कर लेना, कोई इशू थोड़ी ना है। ठीक है, अब एक लास्ट इक्वेशन जो मैं आपको बता रही हूँ वो है डार्सीज-वेशबैक इक्वेशन, जो कि बेसिकली पाइप फ्लो के लिए यूज होता है। उसका यहाँ पे क्या सिग्निफिकेंस है वो समझते हैं। इसको हटा दूं क्या, चलो इसकी जरूरत हट गई है, इसको हटा देती हूँ, इसको हटा देती हूँ। चलो, अब पढ़ रखी होगी किसी किसी ने, क्या पढ़ रखा होगा, डार्सीज वेशबैक इक्वेशन, क्या पढ़ रखा होगा, HF इज इक्वल टू, ये लाइट हो गया है क्या, FLV² अपॉन 2GT, ये पढ़ रखा होगा। एक सेकेंड ना, मैं दूसरा ले लूँ, अदरवाइज फिर विजिबिलिटी इशू आ जाता है। FLV² अपॉन 2GD, ये आपने डार्सीज इक्वेशन FM में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया। अब आगे क्या करना है वो देखते हैं हम लोग। तो लेट अस सपोज ये आपका पाइप फ्लो के लिए है ना, ये तो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन, ये आपका पानी भरा हुआ है, दिस इज द वाटर विच इज फिल्ड। तो यहाँ पर अगर मैं आपको हाइड्रोलिक मीन डेप्थ निकालने बोलूं तो क्या होगा, इट इज द रेशियो ऑफ वेटेड एरिया टू दैट ऑफ द वेटेड पेरीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा, पूरा फील्ड है तो ये हो जाएगा π/4d², पेरीमीटर 2πr, ये इसको आप क्या बोल सकते हो, πd। तो यहां से r क्या हो जाएगा, d/4, तो d क्या लिख सकते हो, 4r। ठीक है, तो चलो अब इसको ऊपर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, FLV² अपॉन 2G4r, तो ये हो जाएगा HF FLV² अपॉन 8GR। फिर यहाँ से वेलोसिटी के लिए मुझे वेलोसिटी चाहिए तो लिखती हूँ, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर देती हूँ, HF अपॉन L, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8GR, और कुछ छूटा क्या, F, ये सब लिख दिया V²।
चलो, कुछ छूटा तो नहीं? अब तुम लोग एकदम लाइव तो हो नहीं, तो मुझे एक बार और चेक करना पड़ेगा कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। 8GR डिवाइडेड बाय F, चलो सब सही है। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसके आगे भी कंटिन्यू करना है। सो आई एम इरेजिंग दिस ऑफ। इसी ज़्यादा कम कर दिया है, थोड़ा बढ़ा देती हूँ, एक सेकेंड ना। चलो, अब इसको थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। कैसे? देखो, अब मुझे स्क्वायर हटाना है। स्क्वायर हटाया, रूट ओवर HF/L रूट ओवर 8G/F रूट R, ये निकल के आया। अब इसको लेटर सपोज इसको इक्वेशन 2 बोला था क्या मैंने? चलो, ये VC रूट ओवर RS है। अभी मैं इसको रोमन नंबर वाला 1 दे देती हूँ, और ये मेरा सेकेंड इक्वेशन है। अगर मैं दोनों को कंपेयर करूँ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, क्या निकल कर आएगा? क्या निकल कर आएगा? यहाँ से निकल के आएगा, इसको अगर मैं लिखूँ तो ये क्या होगा? V इज इक्वल टू C, इधर कर देती हूँ थोड़ा सा, रूट ओवर RS0। तो दोनों को कंपेयर करोगे तो यहाँ से C की वैल्यू निकल के आएगी रूट ओवर HF/L। ये निकल के आएगी क्या? नहीं। क्यों? पहले तो करके करती हूँ, बिकॉज यू मेक दीज मिस्टेक्स। ये क्या है? देखो, अभी मैंने तुम्हें क्यों बताया ये गलती करते हो, क्योंकि अभी मैंने आपको यूनिट बताई है L टू द पावर हाफ T टू द पावर -1। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मेरी जो भी वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है, वो क्या होनी चाहिए? उसकी डायमेंशन L टू द पावर हाफ T टू द पावर -1। तो अगर मैं आपसे पूछूं इन तीनों एक्सप्रेशन में, ये रूट ओवर आ रहा है, ये तो आप बता ही दोगे। अगर मैं पूछूं अब तो C और S0 कौन कौन सा होगा, तो आप ऑब्वियसली बोलोगे ये क्या है? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, यानी L/T²। तो रूट में है तो क्या आ जाएगा? L हाफ डिवाइडेड बाई T, या बोल सकते हो L हाफ T टू द पावर -1। वही निकल के आ रहा है। तो C क्या होगा आपका? C होगा रूट ओवर 8G/F and S0 will be HF/L, head loss due to friction। क्लियर? तो ये कहानी आपकी निकल के आती है, ये कहानी बेसिकली आपकी निकल कर आती है। क्यों बताया? डार्सीज वेर्शबैक इक्वेशन इज वैलिड ओनली फॉर पाइप फ्लो, बट आपको रिलेशन पता रहना चाहिए, इसलिए मैंने आपको बता दिया। क्लियर है? तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। तो देखो कितने सारे फॉर्मूलाज देख लिए आज। एक तो पहले टाउ नॉट का फॉर्मूला देखा, मोमेंटम इक्वेशंस भी देखी, उसके बाद चेजीज, मैनिंग्स, दोनों के बीच में रिलेशन, और डार्सीज वेर्शबैक इक्वेशन से कैसे F इज फ्रिक्शन फैक्टर, वो भी क्लियर कर दूं। F जो होता है वो आपका फ्रिक्शन फैक्टर होता है। ठीक है, ये चीज़ आपने FM में पढ़ रखी होगी, नहीं पढ़ रखी तो कोई चिल मारो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये रिलेशन था बता दिया। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में तुमको घुमाने के लिए अगर फ्रिक्शन फैक्टर दे दिया, ठीक है, और अगर तुम्हें हेड लॉस दे दिया, लेंथ दे दिया, और बोला कि चेजिस इक्वेशन लगाओ, तो चिल करो ना, पता तो है रिलेशन, लगा लेना, कोई इशू थोड़ी ना है। क्लियर? तो ये कहानी निकल कर आती है। फाइन। सो हियर मैंने आपको पूरे जितने इक्वेशंस यूनिफॉर्म फ्लो, एक तो 2 पार्ट है, पहले भी बता चुका है, एक यूनिफॉर्म फ्लो वाला और एक मोस्ट एफिशिएंट, तो जितनी चीज़ें नेसेसरी थी वो बता दी। एक और चीज़ बता दूँ, तुम्हारे दिमाग में डाउट ना रहे, कि जैसे C की वैल्यू आप चेजिस कोएफिशिएंट जो है वो अलग अलग फॉर्मूले से निकाल सकते हो, वैसे ये जो N है, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट, इसकी वैल्यू भी आप बेसिकली स्ट्रिकलर्स इक्वेशन, मेयर्स फॉर्मूला, इन सब से निकाल सकते हो। बट अगर आप मुझसे बोलोगे कि दोनों में कौन सा ज़्यादा यूज़ करना चाहिए, तो ये, क्योंकि ये आपका बेसिकली ऑब्जर्वेशन बेस्ड रिजल्ट है, तो ये ज़्यादा प्रेवलेंट है, और ये तो एनालिटिकली निकाला था अपन ने, खुद को मैंने आपको निकाल के भी दिखाया। इंस्टेड ऑफ टेलिंग यू टू मग इट अप, आई जस्ट टोल्ड यू कि आप देखो, डिराइव कर सकते हो एग्जाम में अगर कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है तो। ठीक है, अब चलो एक क्वेश्चन यूनिफॉर्म फ्लो का कर लेते हैं, ताकि आपके कंसेप्ट्स जो अभी आपने पढ़े हैं वो क्लियर हो जाए। कैसे अप्लाई करते हैं इन सबको, जो मैं बॉक्सेस बना के लिखती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ, चाहे वो आप ऑफलाइन क्लासेस हो, ऐप क्लासेस हो, PDGD हो, एवरीवेयर, इवन इन यूट्यूब, मैं मेक श्योर कि आप भी जब ये नोट्स लिखें तो आप इनको बॉक्सेस में मार्क करें। और इसका रीज़न मैं हमेशा बोलती हूँ, जब लास्ट मोमेंट पर आप आखिरी बार कोई भी एग्जाम्स की बात करो, नॉट ओनली फॉर गेट, पेजेस पलटाओ, तो दीज जो आप हाईलाइट करते हो अलग पेन से, ये अलग से आपका ध्यान खींचती है। ठीक है, जैसे आप पेजेस पलटाते हो, हाँ ये फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है, तो ये जनरली आपका ध्यान खींचती है। तो दैट इज़ द रीज़न अलग कलर से या थोड़ा बड़ा बॉक्स बनाकर उसको लिखो, सो दैट एग्ज़ाम से पहले वो चीज़ें आपके दिमाग में रहे।
चलो अब क्वेश्चन करते हैं। ओके फाइन, बुकलेट निकालेंगे सब। और इफ यू ओपन योर बुकलेट, ओके, बुकलेट का क्वेश्चन नंबर 2 and 3 कॉमन डाटा क्वेश्चन है। कॉमन डाटा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 एंड क्वेश्चन नंबर 3। पहले गिवन लिखेंगे फिर समझेंगे। क्वेश्चंस बहुत सिंपल है, बट मैं मान के चल रही हूँ आपको कुछ नहीं आता और मुझे सब कुछ बताना है, तो वील टेक अ टॉर्टोइज स्टेप इनिशियल फेज में, और जैसे एक बार बन गया फिर तो अपन को बुलेट ट्रेन जैसे दौड़ना है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। A rectangular open channel needs to be designed to carry a flow of 2 meter cube per second under uniform flow condition। एक रेक्टेंगुलर ओपन चैनल फ्लो है, उसको डिजाइन करना है। ओपन चैनल है, रेक्टेंगुलर शेप है, बोल दिया तो ठीक है। एक रेक्टेंगुलर शेप पहले बना लो। ये एक रेक्टेंगुलर शेप है, इसकी विड्थ है b और डेप्थ ऑफ फ्लो है y, या y नॉट ले लो। अब क्या बोल रहा है, यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशन है ना, तो y नॉट ही लोगे। चलो अब क्या बोल रहा है, द मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट इज 0.018। मतलब पहले तो डिस्चार्ज दे रखा है, ये क्यू सेम ना हो जाए, नीचे से बनाती हूँ। ये क्यू है 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड, और क्या दे रखा है, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट n दे रखा है 0.018। अब क्या बोला है, द चैनल शुड बी सच दैट द फ्लो डेप्थ इज इक्वल टू हाफ द विड्थ। फ्लो डेप्थ कितनी है, y नॉट, ये जो विड्थ है उसकी आधी हो, तो विड्थ है b, इसकी आधी हो। ऐसा फ्लो होना चाहिए जो भी आप रेक्टेंगुलर ओपन चैनल डिजाइन कर रहे हो। अब ये बोल रहा है फ्राउड नंबर इज इक्वल टू 0.5। फ्राउड नंबर की वैल्यू ये y नॉट इज इक्वल टू b/2, और फ्राउड नंबर कितना दिया है, 0.5। ये डेटा क्वेश्चन में गिवन है, डायग्राम बना दिया। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है बेड स्लोप ऑफ द चैनल, S नॉट की वैल्यू आपसे पूछी है, तो कैसे निकालें चेक करते हैं। अब मुझे S नॉट निकालना है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में सिंस डिस्चार्ज इज गिवन, तो क्या पिक्चर में आएगा कि डिस्चार्ज, यहाँ पे लिखती हूँ, डिस्चार्ज इज इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, ये आपके दिमाग में होगा। फिर आप देखोगे कि एरिया जो होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन का b इंटू वाई, एंड वेलोसिटी क्योंकि मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट दिया है n की वैल्यू, आप यहाँ पे क्या लिखोगे 1/n, r की पावर 2/3, s की पावर 1/2, y नॉट। ठीक है, अब क्या हो रहा है, कि मुझे विड्थ और डेप्थ ऑफ फ्लो के बीच में रिलेशन पता है। सो मैंने b की जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, 2y नॉट। क्लियर? तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2y नॉट का स्क्वायर 1/n। वेटेड पेरीमीटर क्या होता है, हाइड्रोलिक मीन डेप्थ क्या होता है, वेटेड एरिया बाय वेटेड पेरीमीटर। एरिया है विड्थ इनटू डेप्थ ऑफ फ्लो, और p कितना है, b प्लस 2y नॉट। ये चीज मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ इसलिए डायरेक्टली लिख रही हूँ। b की जगह क्या लिख सकते हैं, 2y नॉट, और ये y नॉट विल मेक 2y नॉट स्क्वायर, विथ 2y नॉट प्लस 2y नॉट 4y नॉट। तो हाइड्रोलिक मीन डेप्थ कितना आ गया, y नॉट बाय 2। अब हाइड्रोलिक मीन डेप्थ आया y नॉट बाय 2, ठीक है, लिख दो y नॉट बाय 2/3 s नॉट की पावर हाफ। तो इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, 2/2 की पावर 2/3, ये हुआ 1/n, दिस विल बी y नॉट का स्क्वायर इंटू y नॉट की पावर 2/3 इंटू s नॉट की पावर हाफ। सो दिस विल, इसको एक साथ ही सॉल्व कर लेंगे, रुको अभी कैलकुलेटर नहीं निकालती। 2/3 1/n, y नॉट 2 प्लस 2/3, 3 2 6, 6 प्लस 2 8/3, s नॉट टू द पावर हाफ, यह डिस्चार्ज। अब देखो, अब प्रॉब्लम हो गई, क्या प्रॉब्लम हो गई, डिस्चार्ज पता है, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट पता है, डिस्चार्ज इज नोन टू यू, मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट इज नोन टू यू, बट आपको ना डेप्थ ऑफ फ्लो पता है और बेड स्लोप निकालना है। अगर डेप्थ ऑफ फ्लो पता होता तो फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी।
डायरेक्टली आप निकाल लेते, बट प्रॉब्लम आ गई। क्यों? क्योंकि मुझे वाई नॉट की वैल्यू नहीं पता। नाउ सिंस आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ वाई नॉट, तो मुझे क्वेश्चन में कोई ऐसी चीज मिलनी चाहिए जिससे मैं वाई नॉट की वैल्यू निकाल सकती हूँ। तो अब देखो मुझे यहाँ पर फ्राउड नंबर दिया है 0.5, इसको यूज करते हैं। अब देखो फ्राउड नंबर की अगर मैं बात करूं, अभी इसको यहीं पर छोड़ो, आगे कंटिन्यू करते हैं। पहले फ्राउड नंबर क्या होता है? V रूट ओवर जी डी। डी आपका क्या होता है? हाइड्रोलिक डेप्थ होता है, ठीक है। डी इज व्हाट? हाइड्रोलिक डेप्थ। तो अगर मैं बात करूं डी की, डी होता है आपका, यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाती हूँ, डी इज वेटेड एरिया टू टॉप विड्थ। एरिया कितना होता है? बी वाई नॉट, और टॉप विड्थ कितना है? बी। तो आपका कितना आ जाएगा? वाई नॉट। ये चीज़ मैंने ऑलरेडी पहले भी दिखा चुकी है आपको। तो यहाँ पे तो डायरेक्टली आप लिख सकते हो वी रूट ओवर जी वाई, दिस इज इक्वल टू फ्राउड नंबर। अब फिर वही बात, वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करूँ? मुझे तो डेप्थ निकालना ही है, स्लोप मुझे पता नहीं है, तो कोई बात नहीं ना। वेलोसिटी एक चीज़ तो आपको पहले से पता है, एरिया इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी को क्या लिख लो? डिस्चार्ज अपॉन एरिया, सिंपल। तो यहाँ पे मैंने लिखा डिस्चार्ज अपॉन एरिया रूट ओवर जी वाई। तो यहाँ पे तो वाई नॉट है, और एरिया की जगह क्या लिख लूंगी? बी वाई नॉट। सो ये हो जाएगा बी वाई नॉट रूट ओवर जी वाई नॉट, ठीक है। फिर यहाँ से फ्राउड नंबर क्या हो जाएगा? क्यू बी रूट ओवर जी वाई नॉट हाफ प्लस 1 यानी 3/2। दिस इज क्यू बी रूट ओवर जी वाई नॉट की पावर 3/2 इज इक्वल टू फ्राउड नंबर। अब आपको क्या दे रखा है? अब आपको क्वेश्चन में फ्राउड नंबर दे रखा है, डिस्चार्ज दे रखा है, विड्थ को कन्वर्ट कर लो, आंसर आ जाएगा। मैंने इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ, 2-4 लाइन स्पेस सेव हो जाएगी, दैट विल बी बेटर। रुको मैं इसको ना यहीं पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ, यहीं पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देती हूँ। कैसे बता देती हूँ? बी की जगह क्या लिख सकते हैं? 2 वाई नॉट। तो यहाँ पे 2 वाई नॉट का स्क्वायर कर देती हूँ, स्पेस कम पड़ रही है क्योंकि रूट ओवर जी वाई नॉट। फ्राउड नंबर कितना दिया है? 0.5। डिस्चार्ज कितना दिया है? 2 वाई नॉट स्क्वायर निकालना है, और यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1/2 है। सो 2 + 1/2 विल मेक हाउ मच? 5/2, और ये हो जाएगा रूट ओवर 9.81, ठीक है। अब यहाँ से मुझे वाई नॉट की वैल्यू निकालनी है, निकाल लूँगी सिंपली। तो चलो कैलकुलेट कर लेती हूँ वैल्यू को। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आएगा? 1 रूट ओवर 9.81 इंटू 0.5। सो दिस वैल्यू कम्स आउट टू बी, वाई नॉट टू द पावर 5/2 आती है 0.45, इसको 2/5, 0.727 मीटर। एक बार और चेक कर लेती हूँ। रूट ओवर 9.81 इंटू 0.5 की पावर 2/5। एक सेकेंड, ये गलत आ रही है, 0.837 था, वो शायद मैंने रूट 0.5 को भी रूट में लिख लिया था। 8357 से 836, ये आपकी वैल्यू किसकी आ रही है? डेप्थ ऑफ फ्लो की। अब डेप्थ ऑफ फ्लो मिल गया, काम ही खत्म। बाकी सब वैल्यूज तो पता थी, 2 टू द पावर 2/3 एन की वैल्यू। अब ये फर्स्ट क्वेश्चन था इसलिए एक एक स्टेप लिख रही हूँ, बाकी इतने की ज़रूरत नहीं है। 0.836 की पावर 8/3 एस नॉट की पावर हाफ, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो एस नॉट, तो उसको निकालती हूँ, 1 मिनट। 2/3 इंटू 0.018 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 0.836 की पावर 8/3। एस नॉट की पावर हाफ आ रहा है 0.046, तो इसको स्क्वायर कर देते हैं, तो ये निकल कर आ जाएगा एस नॉट कितना? 2.122 इंटू 10⁻⁻3। अब एक इस फॉर्मेट में दिया है, इसी फॉर्मेट में दिया, 1:1 वाला तो दिया नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसको लिखूँगी तो 0.002122। तो यहाँ पर देखूँ तो ऑप्शन बी
ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। अब इसमें हम जो सिली मिस्टेक्स करते हैं वो ये कि जल्दी जल्दी में 0.0021 की जगह 12 कर देंगे, और देखो इसलिए मैंने 1 सेकेंड लिया देखने में, फर्स्ट ऑप्शन दिया भी हुआ है 0.0012, तो देख लो ये सिली मिस्टेक्स करते हो तो ध्यान रखना, बाकी ये आंसर आ जा रहा है। इतना मैंने तुम्हें एक एक स्टेप करके दिखाया, इतनी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली पता है यहाँ से वाई नॉट नहीं कुछ निकालना है, इसलिए आपको फ्राउड नंबर दिया है। और मैंने ये कैलकुलेट करके दिखाया, डी ये होता है। तुम्हें इतने क्वेश्चंस करने हैं कि याद हो जाए कि रेक्टेंगुलर चैनल सेक्शन के लिए हाइड्रोलिक डेप्थ ऑफ फ्लो के इक्वल होता है, ठीक है। तो आप वहाँ से ये निकाल सकते हो वाई नॉट की वैल्यू। ये पहला पार्ट है क्वेश्चन का। अब सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का देखते हैं। मैं इसको इरेज कर दूँ पहले, I'll erase this first, इसकी तो अब ज़रूरत नहीं है। Okay, let me erase this portion। चलो इरेज करती हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है अब इसमें, कीपिंग द विड्थ, फ्लो डेप्थ एंड रफनेस द सेम। विड्थ को वही रखना है, फ्लो डेप्थ को वही रखना है, रफनेस यानी मैनिंग्स रफनेस कोएफिशिएंट सेम रखना है। क्या बोला, इफ द बेड स्लोप ऑफ द अबव चैनल, जो आपने बेड स्लोप की वैल्यू एस नॉट निकाली है, इसको क्या किया है, डबल कर दिया। अब जैसे सपोज करो एस नॉट डैश जो नया है दैट इज इक्वल टू 2s नॉट, डबल कर दिया, तो उस कंडीशन में द एवरेज बाउंड्री शियर स्ट्रेस अंडर यूनिफॉर्म फ्लो कंडीशंस इज, उस कंडीशन में आपका एवरेज बाउंड्री शियर स्ट्रेस क्या निकल के आएगा, सिंपल, टाउ नॉट इज इक्वल टू गामा आर एस नॉट। कैसे बताया, क्योंकि अभी पढ़ रखा है, ठीक है। पर इस बार हम लोग का, मैंने इसको डिनोशंस ऐसे किया ताकि आपको समझ में आए कि पहले एस नॉट निकाला था, अब कोई और वैल्यू है जिसको आपने डबल कर दिया, ठीक है, जस्ट आपको बताने के लिए। तो गामा, क्योंकि ऑप्शन में किस में दिया है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में दिया है, तो मैं 9.81 नहीं लिखती हूँ क्योंकि वो किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाता है, तो मैंने यहाँ पर इसको 9810 लिख दिया न्यूटन पर मीटर क्यूब में, क्योंकि मैंने देखा ऑप्शंस में न्यूटन में बोला है। चाहो तो पहले लिख लो किलो न्यूटन में, बाद में कन्वर्ट करो, मैंने एक स्टेप में ही कर दिया। आर की वैल्यू अभी निकाली थी, वाई नॉट बाई 2 होती है, वाई नॉट कितना निकल के आया था, 0.836 बाय 2, एस डैश 2 इंटू 0.0021। इसको थोड़ा इधर शिफ्ट कर दूँ क्या, एक्चुअली मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी बड़ी है, डिजिट्स थोड़े बड़े लिखते हैं मुझसे। 9810 और वाई नॉट 0.836 बाई 2, दिस इज 2 एंड एस नॉट की जगह 0.0021 हो गया। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये 2 क्या तो कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, 9810 इंटू 0.836, so the value comes out to be 17.4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी निकलेगी, दिस वैल्यू यू विल गेट। तो अगर मैं ऑप्शंस देखूँ तो या ऑप्शन डी 17.2, मेरा 17.4 क्यों आया, जस्ट अ मिनट, हाँ क्योंकि मैंने इसके आगे भी बहुत सारे टर्म्स थे, उसको भी 2.122 कैल्सी में था, तो मैंने डायरेक्टली ले लिया। अगर इसी को डायरेक्ट कैलकुलेट करूँ तो 9810.836 इंटू 0.0021, तो सीधे 17 पॉइंट, अगर सिर्फ इतना लिख के चलूँ तो फिर मेरा आंसर 17.22 आ रहा है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। एक्चुअली कैल्सी में पूरा लिखा हुआ था 2.122 और उसके आगे, तो उससे आंसर 17.4 आ रहा था। एनीवेज नो इश्यूज, एनईटी क्वेश्चन थोड़ी ना, ये तो आपका ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट था। अगर इस क्वेश्चन में पहले पार्ट का ही आंसर गलत हो जाता तो दूसरे पार्ट का आंसर तो गलत होना ही था, क्लियर। तो इस क्वेश्चन में आपका क्या क्या यूज हुआ, फ्राउड्स नंबर का कंसेप्ट भी यूज हुआ, मैनिंग्स फॉर्मूला भी यूज हुआ एंड शियर स्ट्रेस भी यूज हुआ। तो पहले ये कॉमन डाटा क्वेश्चंस आते थे, अगर आप अभी हाल फिलहाल में देखो तो पिछले 2-3 साल से आपको क्वेश्चंस नहीं दिख रहे हैं कॉमन डेटा क्वेश्चंस, ठीक है। पर आपको अप्रोच पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, एंड दैट आई हैव डेल्ट इट हियर, क्लियर। तो ये आपके लिए क्लियर होना चाहिए। ईच एंड एवरी स्टेप आपको एक एक स्टेप मैंने दिखाया यहाँ पर। आगे क्वेश्चंस में मैं ऐसा नहीं करूँगी, वील बी लिटिल क्विक, क्योंकि ये हमारा फर्स्ट डेब्यू था, ठीक है। आपने पहले बार क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए इस टाइप के, इसलिए मैंने एक एक स्टेप किया। अगली बार मैं फ्राउड नंबर रेक्टेंगुलर के लिए डायरेक्टली वी रूट ओवर जी वाई नॉट लिख दूंगी, एंड यू डोंट आस्क मी कि मैम आपने तो डी बताया था, आपने वाई नॉट क्यों लिखा, क्योंकि मैं बार बार आपको डी नहीं बताऊंगी कि a/t होता है,
क्लियर, क्योंकि मैंने आपको डिराइव करके इससे पहले भी बता चुका और आज भी बता दिया है। तो ये सब चीज़ें अब आपको क्विकली मेमोराइज करके रखते जाना है। मेमोराइज क्या करना, प्रैक्टिस करो, चीज़ें अपने आप बनने लगती है। ठीक है, तो आज हमने क्वेश्चंस किए हैं, अभी क्वेश्चंस बचे हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो मैनिंग्स इक्वेशन, चेज़ीज़ फॉर्मूला, इसके ऊपर क्वेश्चंस और बचे हुए जो हम लोग नेक्स्ट सेशन में डील करेंगे। एंड अगर वो क्वेश्चंस हो जाते हैं तो फिर हम लोग मोस्ट एफिशिएंट इकोनॉमिकल चैनल सेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। फाइन, सो वील वाइंड ऑफ दिस लेक्चर। एंड मैं चाहती हूँ कल के लेक्चर की बात करेंगे, बट मैंने आपको पूरे फॉर्मूलाज सब कुछ समझा दिया है। तो आई गेस अगर आपसे बनते हैं तो आप बुकलेट के क्वेश्चंस ट्राई करो, और अगर नहीं बनते तो चिल करो, मैं तो आपको कराऊंगी। ठीक है, बट ट्राई टू अप्रोच। एंड आज मैंने क्वेश्चंस आपसे 1-2 पूछे थे, याद करो। कल पढ़ा था वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, और वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बोला था कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होता है। सो आई आस्क्ड यू कि क्यों नॉन यूनिफॉर्म होता है, और मैंने उसके आपको 2 रीजंस दिए थे। सो नाउ योर ड्यूटी इज, कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताओगे कि वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ओपन चैनल फ्लो के केस में नॉन यूनिफॉर्म क्यों होता है, उसके 2 रीजंस क्या है। सो यू विल बी द वन हु विल बी टेलिंग मी इन द कमेंट सेक्शन कि 2 रीजंस क्या है फॉर वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन ओपन चैनल फ्लो टू बी नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, तो मैं आपका आंसर्स का वेट करूंगी। पार्टिसिपेट करो, दिस विल इन्हांस योर नॉलेज एंड दिस विल इंक्रीज योर बेसिकली नॉलेज स्किल्स। आपका रिविजन इससे अच्छे से होगा। ठीक है, सो वील मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर विथ मोर न्यूमेरिकल्स एंड फर्दर concepts. Till then, revise this, attempt more questions, take care of yourself and study hard.